डियर स्टूडेंट, ये जो है ये कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, जितने भी अलग अलग तरह के टेस्ट मैं आपके कंडक्ट करवा रहा हूं, उन सभी के क्वेश्चंस आपने खुद अपने दिमाग से करने हैं। जो भी मैंने कंसेप्ट की क्लासेस या कंसेप्ट वीडियोस जो दिए हैं, उनकी मदद से आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। अगर एक बार में बिल्ड नहीं हो रहे तो उसको दोबारा उस वीडियो को देखो, ठीक है। लेकिन इन टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने खुद ही सोल्व करना है। एक बार में ना हो तो दुबारी ना हो तो तिबारी, मतलब ट्राई, बार बार ट्राई करके आपने इनके सॉल्यूशंस को तभी देखना है जब ये हो जाए कि हाँ जी मैंने बहुत ज्यादा बार ट्राई कर लिया है। और मैं इनके सॉल्यूशंस को एक क्लास की तरह से आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, ठीक है। मतलब बताऊं तो पूरा का, लेकिन क्लास के अंदर ऐसे पूरा ऐसे फ्लो में लेके चलते हैं ना कि पहला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप तब देखोगे जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, वो बना। तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 बॉक्सेस इन ए कार्गो, ठीक है। किसी कार्गो में 5 डिब्बे हैं। द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg एंड द वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स इज 20% हायर देन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स। ओके, हुज वेट इज 25% हायर देन द फर्स्ट बॉक्स। तो ये मतलब पजल सा दे दिया है ना, तो फिर इसका मतलब लिखना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5, ये 5 डिब्बे हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया है, यहां पर इन्होंने बताया है द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg, तो ये मैंने 200 kg लिख लिया। एंड द वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स इज 20% हायर देन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स। दूसरे डिब्बे का वजन तीसरे डिब्बे के वजन से 20% अधिक है, ये भी मैंने लिख लिया, ठीक है। हुज मतलब कि तीसरे का। द वेट ऑफ सेकंड बॉक्स इज 20% हायर देन द वेट ऑफ थर्ड बॉक्स, दूसरे का तीसरे से 20% ज्यादा है, जिसका 25% ज्यादा है पहले से, मतलब तीसरे का, जिसका पहले के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। तो तीसरे डिब्बे का वजन 25% ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में। तो पहले का अगर 200 है तो 200 का 25%, चौथा हिस्सा 50, तो इसका हो जाएगा भाई 250, 250 kg। और इसका 20% ज्यादा है, मतलब कि इससे 50 ज्यादा, 10% 25 ज्यादा 20% 50, तो इसका 300। अब आगे क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। आगे बोला है द फोर्थ बॉक्स इज 390 kg, चौथा डिब्बा 390 किलो का है, बिल्कुल ठीक भाई। इज 30% हायर देन द फिफ्थ बॉक्स, तो फिफ्थ बॉक्स से ये 30% भारी है। तो ये कितना होएगा भाई, 30% ज्यादा, मतलब कि 13/10 टाइम्स होना, तो इसको 10/13 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखते हैं। Then the difference in the average weight of the 4 heaviest boxes and the 4 lightest boxes is, तो यहां पर क्या बताया है, आपने बताना है 4 सबसे भारी, इन पांचों में से एक सबसे हल्का होगा ना उसको छोड़कर, 4 सबसे भारी और 4 सबसे हल्के डिब्बों के औसत वजन में कितना फर्क है। तो यहां पर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी इसको समझने के लिए, फिर मजा आ जाएगा। मान लो इनमें से एक डिब्बा, ये जो पहले वाला है, ये हैवीएस्ट है। ऐसे अज्यूम करके कुछ बात समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर देखते ही आप आंसर बता सकते हो कि मान लो ये हैवीएस्ट है, और उसके बाद इनमें से एक डिब्बा क्या होगा, एक डिब्बा लाइटेस्ट होगा, सबसे हल्का, एक सबसे भारी, और बाकी क्या होंगे, बीच वाले डिब्बे, मतलब कि ए बी सी, ऐसे मैं इनको ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है। हैवीएस्ट का वजन एच है, लाइटेस्ट का एल है, और ए बी सी। जो एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 4 सबसे भारी डिब्बों की एवरेज, तो 4 सबसे भारी डिब्बों की एवरेज क्या होगी, H प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटे में 4, और 4 सबसे हल्के की क्या होगी, वो होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस एल बाई 4, ये होगी। तो यहां पर ये इनका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप इन दोनों चीजों का डिफरेंस बताने लगोगे एग्जामिनर को, तो भाई इस एक में से आप दूसरी वाली घटाओगे, इस एक में से दूसरी, तो आप जस्ट ये देखो कि इनके बीच में फर्क किस चीज का है। ये ए बी सी तो सेम है ना, इसमें से वो मैं घटाऊंगा तो ए बी सी तो घटी जाएंगी, तो सिर्फ फर्क है हैवीएस्ट और लाइटेस्ट का। तो एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस पता क्या आएगा, इनमें आएगा H माइनस एल बाई 4। इतना सब करने के लिए ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जब आप एवरेज चैप्टर कर लोगे, जिस हिसाब से मैं एवरेज करवाऊंगा, तो उसके बाद ये चीज दिख जाएगी। एवरेज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे दिखेगी, देखो कि जब उसने ये बोला कि द वेट ऑफ 4 हैवीएस्ट, तो चारों हैवीएस्ट का वेट और चारों लाइटेस्ट का वेट, तो सिर्फ ये देखो, ये जो दो ग्रुप क्रिएट हुए हैं,
ग्रुप 1 पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इन दोनों में फर्क किस बंदे का है, कौन से डिब्बे का फर्क है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, बाकी तो सारे सेम है, एच और एल का फर्क है, तो जो भी फर्क आएगा इन दोनों में वो एच और एल के कारण आएगा। तो अगर ये बोला है पहले ग्रुप की एवरेज और दूसरे ग्रुप की एवरेज में फर्क बताओ, तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, जैसे यहां से भी कि h माइनस एल बाई 4। तो अब देख लेते हैं भाई, मतलब कि सबसे हैवीएस्ट फिर सबसे लाइटेस्ट, तो सबसे हैवीएस्ट कौन सा भाई 390, सबसे लाइटेस्ट कौन सा है 200, इन दोनों में फर्क क्या हो गया 190/4, तो 190/4 कितना हो जाएगा, 50 में से 2.5 गए 47.5। अब ये 50 में से 2.5 मैंने क्यों घटाए हैं, देखो मेरे को 200 को 4 से डिवाइड करने में बड़ा आसान लगता है, तो 200/4 50 और 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2.5, इसीलिए मैंने ये घटाए हैं। ठीक है, द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉटल इज 20% ऑफ द वेट ऑफ द बॉटल व्हेन फिल्ड विद सम लिक्विड। तो मान लो ये बॉटल है अपनी, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं थोड़ी सी मोटी ताकि मैं लिख पाऊं इसके अंदर, तो ये अपनी बॉटल है और इसका वजन कितना है, इसका है 20% ऑफ द बॉटल व्हेन फिल्ड विद सम लिक्विड। जब मैं इसको किसी लिक्विड से फिल कर देता हूं, पूरे लिक्विड से भर देता हूं ऐसे, तो इस बोतल का जो वजन है वो 20% है, मतलब इस बोतल का वजन 2 है तो इस लिक्विड का वजन 8 है। इस पूरे वजन का 20% बोतल का वजन है जब हम इसको किसी लिक्विड से भर देते हैं, मतलब कि 20%, मतलब अगर पूरे का 10 है तो बोतल का 2 है, लिक्विड का 8 है। सिंपल सी बात है, जितना भी लिक्विड इसमें आता है उसका वजन 8 है तो बोतल का 2 है। ठीक है भाई, सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, कुछ लिक्विड निकाल दिया गया, देन द बोतल अलोंग विद द रिमेनिंग लिक्विड, उसके बाद जो बोतल है तो कुछ लिक्विड निकालने के बाद वेट हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेट, कि पहले जो ओरिजिनल वेट था उससे आधा हो गया अब वो लिक्विड निकालने के बाद। तो पहले ओरिजिनल वेट कितना था मेरे भाई, पहले ओरिजिनल वेट था अपना 10, तो अब वेट कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 5। देखो अगर बोतल को आप आधा खाली करोगे तो बोतल तो टूट कर कहीं नहीं जाती ना, बोतल का वजन तो 2 ही रहेगा, पानी निकल जाता है, पानी या जो भी लिक्विड है, तो टोटल हमें 10 का आधा चाहिए, मतलब कि हमें चाहिए 5। ठीक है, तो 2 तो देखो ये फिक्स है ही, इसके अलावा यहां पर हमें 8 की बजाय 3 चाहिए, तो 8 की बजाय 3 चाहिए तो कुछ लिक्विड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लिक्विड हमें निकालना पड़ेगा, तो 8 की बजाय 3 चाहिए तो 5 हिस्से निकालने पड़ेंगे और 3 हिस्से रखने पड़ेंगे 8 में से। तो टोटल इसमें से अगर लिक्विड 8 पार्ट आता है ना, टोटल 8 पार्ट आता है, तो उसमें से 5 पार्ट निकालने पड़ेंगे लिक्विड के। ठीक है, 5/8 लिक्विड निकालना पड़ेगा, टोटल अगर 8 हिस्से आते हैं तो उसमें से 5, ताकि 3 हिस्से लिक्विड के बच जाएं, 3 यूनिट लिक्विड का वजन हो जाए और उसके बाद 2 यूनिट बोतल का, और कुल मिला के 5 हो जाए। ठीक है, पहले से आधा, तो कितना हिस्सा निकलता है वे लिक्विड का, 5/8। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। विशाल गोज टू ए शॉप टू बाय ए रेडियो कॉस्टिंग रुपीज दिस मच। तो भाई विशाल एक दुकान पर जाता है और उसके रेडियो की जो कीमत है वो इतनी है। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%, जो सेल्स टैक्स है बिक्री कर उसकी रेट है 7%, कि जितने भी रुपए की आप चीज खरीदोगे, मान लो आप 100 रुपए की चीज खरीदो तो भाई आपको 107 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 7% आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, यह है सेल्स टैक्स का मतलब। और मान लो ये क्वेश्चन ऐसे बार बार नहीं आते, कि कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट अपने दिमाग में ये अजीब सा बहम भी कर लेता है कि भाई सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चन कराओ। देयर इज नथिंग लाइक कि सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चन कराओ, उस टैक्स वाले क्वेश्चन कराओ, आपको जस्ट समझना है कि भाई सेल्स टैक्स का मतलब क्या है, दैट्स इट, वो खत्म हो गया वहीं पर। इस वाले क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। किसी चीज पर 7% लगाना, ये तो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसी तरह से एज वाले, सेल्स वाले, इस तरह से क्वेश्चन को मत पकड़ो, सिर्फ आप कंसेप्ट को पकड़ो। ठीक है, एक तो सिरदर्दी घटेगी, ज्यादा चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो मतलब कि 7% सेल्स टैक्स है। ही टेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ रेडियो टू सच एन एक्सटेंट, उसने शॉपकीपर को यह बोला कि भाई रेडियो का प्राइस इस तरह से घटा दे, दैट ही हैज टू पे रुपीज दिस, कि मुझे इतने रुपए देने पड़े इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। दुकानदार क्या बोल रहा था, दुकानदार बोल रहा था कि भाई इतने रुपए दे दे प्लस साथ में सेल्स टैक्स दे दे। तो बार्गेनिंग कर रहा है, वो बोल रहा है भाई इसके रेट को इतना नीचे गिरा दे, इतना कम कर दे कि अगर मैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स दूं तब जाके मैं तुम्हें इतने रुपए पे करूं, तब जाके 2, 5, 6, 8 रुपए पे करूं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसके रेट को इतना गिरा दो
अब ध्यान से सुनो, मान लो उसने इसके रेट को यहां तक पहुंचा दिया, ये जो डिब्बा है, तो मान लो ये हो गया 100 यूनिट मैं बोल रहा हूं, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा और कितना हो जाएगा 7% टैक्स लग के 107। तो अब वो ये कहना चाह रहा है विशाल कि अगर इसका रेट तुम 100 कर दोगे तो टैक्स लगेगा 7%, तो हो जाएगा 107 यूनिट। तो ये 107 इसके बराबर हो, मतलब कि टैक्स देने के बाद भी मुझे इतने रुपए देने पड़े। अगर उसका रेट 100 रुपए कर दे तो 107 रुपए की वैल्यू किसके बराबर, सॉरी 107 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2568 रुपए के। ठीक है, जितना भी उसने रेट कम किया उसको 7% बढ़ाने के बाद ये आना चाहिए। ऐसे इसको मैं बेसिकली ऐसे ही बोल सकता हूं कि वो उस रेट को उस जगह पर ले गया कि 7% बढ़ाने के बाद ये आ रहा है। अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई अगर ये 100 है तो ये 107 है और उसने 7 यूनिट बढ़ाया, तो 107 की वैल्यू क्या होगी, 107 की वैल्यू इतनी होगी। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 2568 बटे 107। अब उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। उसने ये नहीं पूछा कि उसने रेट घटाकर कितना कर दिया कि भाई 100 की वैल्यू ना, उसने ये बोला कि फाइंड द रिडक्शन, कि कितना घटाया। तो उसने घटाया कितना है, उसने तो 7 घटाया है, तो आपको 100 निकालने की जरूरत नहीं है, 7 यूनिट पूछा है ना, 107 यूनिट की वैल्यू ये है, तो भाई 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 यूनिट की वैल्यू के लिए इसको 7 से गुणा कर दो, तो 107 से इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। 107 दूनी 214, तो ये बच गया भाई 42, तो ये 42 आ गया तो 428, 24 24 7 168, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए बॉय हैज 2 गर्लफ्रेंड्स, एक लड़के की 2 सहेलियां हैं। वन डे ही बॉट सम चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट्स उसने खरीदी। ही मेट वन ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, वन ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स आएगा, वन ऑफ जब भी आता है तो ये प्लूरल आता है आगे है। एंड गेव हर 40% ऑफ द चॉकलेट्स, और उसको 40% चॉकलेट दी। एंड 5 मोर बिसाइड्स, तो सिंपल सी बात है, जितनी भी उसके पास चॉकलेट थी उसमें से उसने 40% दी, और फिर जितनी भी थी उसकी 40%, और साथ में 5 चॉकलेट और पकड़ा दी, तो उसके पास थोड़ी सी कम रह गई होंगी चॉकलेट। ठीक है, फर्स्ट वाले के साथ ये हुआ। देन एंड मेट द अदर गर्लफ्रेंड एंड गेव हर 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो ये जितनी भी उसके पास बची कुची थी उसका 40% दे दिया पहले, तो ये लो भाई 40%, और बाद में फिर 5 चॉकलेट और दे दी। ठीक है, सेकेंड स्टेज पर ये हुआ। फिर क्या हुआ, देयर आफ्टर ही वॉज लेफ्ट विद ओनली 1 चॉकलेट, उसके बाद उसके पास सिर्फ 1 चॉकलेट बची, यहां पर 1 चॉकलेट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितनी भी उसके पास चॉकलेट थी उसमें से 40% दो, 5 और दे दो, फिर जितनी बची उसमें से 40% दो, 5 और दे दो, और फिर जितनी भी बची वो 1 के बराबर है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका होता है कि भाई हम ऑप्शंस के थ्रू करें, कि जो भी सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है हम उसके थ्रू जाएं। लेकिन यहां पर ऑप्शंस उस वे में दे ही नहीं रखे कि हम उनको इजीली यूज कर पाए। देखो कैसे दे रखे हैं, क्या पूछ रखा है, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट द बॉय बोट लाइज बिटवीन, कि जितनी चॉकलेट उसने खरीदी वो किन 2 वैल्यूज के बीच में है। तो ऑप्शंस को यूज करना सिंपल नहीं रहेगा। तो उस केस में इस टाइप के क्वेश्चंस का एक और है सिंपलेस्ट वे, कि भाई आप बैकवर्ड जाते रहो, जैसा भी उस बच्चे ने किया है, जो भी उसने किया है उसको उल्टी दिशा में करते रहो, उल्टी डायरेक्शन में। देखो अभी करते हैं, जो जो उसने किया ना उसके उल्टे स्टेप, मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा कि कितनी चॉकलेट थी, क्योंकि मुझे यह पता है कि अभी उसके पास कितनी चॉकलेट है। तो एंड में उसने क्या काम किया था, अभी उसके पास उसके हाथ में है 1 चॉकलेट। अब रिवर्स करते हैं पूरी वीडियो को, है ना, कि उसने क्या किया, एंड में 5 चॉकलेट दी थी। अब वो 5 चॉकलेट जो उसने दी थी उसके बाद उसके पास 1 चॉकलेट बची थी, तो ये 5 चॉकलेट छीन लो, तो उसके पास टोटल कितनी हो गई, उसके ये यहां पर उसका हाथ है, ठीक है, उसके हाथ में हो गई 6 चॉकलेट। ठीक है, अब तक उसने 5 चॉकलेट दी नहीं है, उसके हाथ में हो गई यहां पर 6 चॉकलेट। लेकिन अब तक वो 40% दे चुका है, 40% दे चुका है और उसके हाथ में 6 चॉकलेट हैं। तो इसका मतलब 60% बची है। तो अगर भाई 60% की वैल्यू 60% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू 10 होगी। 60% की वैल्यू 6, 100% की 10। तो यहां पर ये जो 40% चॉकलेट उसने दे दी थी ना, अगर वो ये 40% नहीं देता, मतलब वो अपने पास 100% रखता है यहां पर, तो उसके पास 10 चॉकलेट बचनी थी। उसके पास यहां तक 10 चॉकलेट बची थी, फिर उसने 40% दी, फिर उसने 5 चॉकलेट और दी, तब जाके 1 बची थी। हम रिवर्स आ रहे हैं, तो
तो अब उसके हाथ में कितनी चॉकलेट है भाई, अब उसके हाथ में है 10 चॉकलेट। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से रिवर्स चलेंगे, यहां पर इससे पहले इसने 5 चॉकलेट दी थी तो ये भी छीन लेते हैं, तो अब उसके पास कितनी बच जाएंगे, अब उसके पास बच जाएंगे 15 चॉकलेट। यहां पर उसके पास 15 चॉकलेट हैं, कब, जब उसने 40% दे दी है। 15 चॉकलेट जब हैं जब 40% दे दी है, तो इसका मतलब जितनी भी चॉकलेट थी उसकी 60% उसके हाथ में बची हुई है, तो 60% की वैल्यू क्या है 15, और 60% क्या होता है, 60% होता है 3/5, 3/5 ये तो पता ही होना चाहिए। तो फिर सारी चॉकलेट कितनी होंगी, पूरी 15 इंटू, अगर 3/5 इतनी है तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर 3/5 ऑफ n ये है तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 5 15 25, तो 22 और 28 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर का दिल करता है, वो नहीं चाहता कि आप ऑप्शंस यूज करें, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, इस तरह से आंसर्स दे सकता है। इन ए कंपनी देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स, HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। 3 डिपार्टमेंट है, 3 विभाग हैं। सच दैट ईच ग्रुप कंटेन्स एट लीस्ट 1 एम्प्लॉय, कि हर एक ग्रुप में कम से कम एक एम्प्लॉय तो है ही। तो ठीक है भाई, मतलब कि किसी भी ग्रुप में आप 0 एम्प्लॉय नहीं मान सकते। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दीज 3 डिपार्टमेंट्स इज 100, और तीनों डिपार्टमेंट में मिलाकर 100 बंदे हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR डिपार्टमेंट इज एटलीस्ट 20% मोर देन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो भाई अब तीनों डिपार्टमेंट एक बार लिख लेते हैं। यहां पर ये है अपना HR डिपार्टमेंट, तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है HR में वो कम से कम 20% ज्यादा है मार्केटिंग वाले से, तो मार्केटिंग वाले से कम 20% ज्यादा है, कम से कम 20 ज्यादा है, 20 से ज्यादा भी ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है 40% भी ज्यादा हो, लेकिन कम से कम 20% ज्यादा तो है ही। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज एटलीस्ट 20% मोर देन दैट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है इससे कम से कम 20% ज्यादा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। ठीक है भाई, इफ देर आर n एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर n एम्प्लॉइज हैं, यहां पर अगर n एम्प्लॉइज हैं, तो यहां पर इन्होंने पूछा क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, तो n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, n की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी, और इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम है 100, मतलब तीनों में जो एम्प्लॉय हैं वो 100 है। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ गए तो ये क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अगर नहीं समझे तो बिना वजह की कैलकुलेशन में फंस कर भी पर्सन आंसर नहीं निकाल पाएगा। तो देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से मैं बताता हूं, ठीक है, कि किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है, कि भाई एटलीस्ट 1 एम्प्लॉई, कम से कम एक एम्प्लॉई हर एक में है, अदरवाइज मैं क्या कर देता, अदरवाइज मैं ये कर देता कि फाइनेंस में 0 है। ठीक है, और यहां पर मैं बोल देता कि भाई जितने भी जो 100 बंदे बचे हैं उनको मैं बांट देता इस हिसाब से कि भाई इसके अंदर 20% ज्यादा। फाइनेंस में मैं 0 कर सकता था, लेकिन मैं फाइनेंस में 0 क्यों नहीं कर सकता, अगर मैं 0 करता तो गड़बड़ी क्यों नहीं होती, क्योंकि यहां पर यह बोला है कि 20% ज्यादा है, तो यहां पर मैं कुछ भी वैल्यू रखता वो 0 से कम 20% ज्यादा तो होती ही। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं 0 नहीं रख सकता, और मैं फाइनेंस के अंदर मैं 0 रखने के लिए बोल ही क्यों रहा था, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि n की वैल्यू हमें बड़ी से बड़ी रखनी पड़ेगी। तो यहां पर एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि n की जो भी वैल्यू आएगी, n की जो भी वैल्यू आएगी उससे थोड़ी सी बड़ी ये यहां पर वैल्यू आएगी, उससे थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि यहां पर 20% ज्यादा तो है ही है। तो अगर n की वैल्यू मुझे बड़ी से बड़ी लेनी है तो ये तो n से बड़ी आएगी ही, यहां पर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, n से ये बड़ी ही है, यहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है भाई, n की वैल्यू कुछ भी लेंगे उस हिसाब से कम 20% बड़ी तो आएगी ही। लेकिन मेरे पास टोटल बंदे तो 100 ही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कम करूंगा, जहां पर भी कम करने की गुंजाइश है, तभी तो मैं n को मैक्सिमम ले पाऊंगा। तो फाइनेंस को मैं बिल्कुल कम से कम बंदे रखना चाहता हूं, मैं फाइनेंस के अंदर मैं कम से कम बंदे रखना चाहता हूं ताकि n की वैल्यू मैक्सिमम आ सके। ठीक है, तो फाइनेंस में मैं 0 बंदे तो रख नहीं सकता, 0%, तो फाइनेंस के अंदर मैंने बंदे रख दिए, फाइनेंस के अंदर मैंने एक बंदा रख दिया, तो यहां पर ये लो भाई, फाइनेंस के अंदर मैंने 1% रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहां पर कंफ्यूजन भी हो सकता है कि फाइनेंस के अंदर अगर मैंने एक बंदा रख दिया, तो अगर मैं मार्केटिंग के अंदर 2 बंदे भी रख दूंगा तो भी ये इससे 100% ज्यादा है,
तो भी ये इससे 100% ज्यादा हो गया। तो मार्केटिंग के अंदर अब मैं एक से ज्यादा कुछ भी लिख सकता हूं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बस मेरे को दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ध्यान दो अब कि अब इसने ये नहीं बोला कि मार्केटिंग के अंदर 20% ज्यादा है, नहीं, यहां पर उसने ये बोला है कि एट लीस्ट 20% मोर, कम से कम 20 तो ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ 10% ज्यादा हो, कम से कम 20% ज्यादा है, 30% ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब भी समझ लेना। अब यहां पर कम से कम 20% ज्यादा तो है ही, तो मैं सिर्फ 20% ज्यादा ही लूंगा। मैं 20% ज्यादा क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, इसको बड़े से बड़ा बनाना है। तो अब मैं जितने भी बाकी बंदे बचे हैं, टोटल 100 बंदे हैं, उनमें से एक बंदा खर्च हो चुका है, तो बाकी कितने लोग बचे हैं? बाकी बचे हैं 99। मैं 99 को इस हिसाब से बांटना चाहूंगा कि पहले वाले से इस दूसरे वाले में 20% ज्यादा हूं, बस उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, मैं यहां पर बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहता हूं। तो 20% ज्यादा का क्या मतलब है? अगर यहां पर 5 हैं तो यहां पर 6, यहां पर 5 है तो यहां पर 6, इस रेशियो में मैं इनको डिवाइड करूंगा। 20% का मतलब तो यही है ना, समझ गए? 20% ज्यादा होने का मतलब कि 5 पर 1 ज्यादा, 5 पर 1 ज्यादा होना। यहां पर 5 है तो यहां पर 6, तो 99 को 5:6 में बांटूंगा तो 5 + 6 = 11, और ये सीधा सीधा दिख रहा है 9 गुना है, तो इसको 9 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 9 5 45, 45, 9 6 54, 54। तो यहां पर 45 लोग हैं और यहां पर 54 लोग हैं। अगर मैं ये सिचुएशन बनाऊंगा तो इसके अंदर जितने मैक्सिमम बंदे हो सकते हैं उतने हो जाएंगे। मतलब कि मैक्सिमम बंदे जो मार्केटिंग में हो सकते हैं, या फिर एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? ऑप्शन सी। तो बिल्कुल लैंग्वेज समझने का क्वेश्चन था, इसके अंदर कैलकुलेशन कोई स्ट्रांग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 60% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर वीमेन। किसी कंपनी के 60% जो कर्मचारी हैं वो औरत हैं। 40% ऑफ द वीमेन एंड 60% ऑफ द मैन अर्न मोर देन 20,000 पर मंथ। देखो भाई, एक तो सिर्फ इसको समझो, आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होता है एलिगेशन का, है एलिगेशन भी बाद में आपको कराने वाला हूं कि कैसे 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर वीमेन, कि वीमेन कितनी है? वीमेन है 60%, मैन है 40%। तो आपको यह पता चल गया कि वीमेन और मैन का रेशियो क्या है? 3:2। वीमेन और मैन का रेशियो आपको पता चल गया 3:2। वीमेन 60% है और मैन 40%। और अब यहां पर क्या बोला है? यहां पर यह बोला गया है कि 40% ऑफ द वीमेन, की 40% औरतें और 60% पुरुष, 60% पुरुष 20,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। तो यहां पर ज्यादा कमाने वालों की बात हो रही है, 20,000 से ज्यादा पर मंथ। तो अगर मुझे पता है कि वीमेन और मैन का रेशियो 3:2 और ये 40%, वीमेन के अंदर 40% वैसे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, यहां पर ज्यादा कमाने वाले हैं। तो वीमेन के अंदर 40% वो लोग हैं जो ज्यादा कमाते हैं, मैन के अंदर वो 60% वो लोग हैं जो ज्यादा कमाते हैं। तो अगर मुझे ओवरऑल निकालना हो ना इनके अंदर ओवरऑल, तो वो कैसे निकालते हैं? 3:40 प्लस 2:60, 2:60 डिवाइडेड बाई भाग में 3 + 2 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 48%। तो सिंपल सी बात है, 20,000 से ज्यादा कमाने वाले 48% लोग हैं। आपको सिर्फ यहां तक पता लग जाता है। और यहां पर आगे क्या बोला? 40% ऑफ द एम्प्लॉई अर्न लेस देन 20,000 पर मंथ। कि कम कमाने वाले कितने हैं? तो 40% हैं जो कम कमाने वाले हैं। ठीक है, इफ 252 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, देखो हमें 3 ही तरह के लोग हो सकते हैं, या तो ज्यादा कमाएंगे या कम कमाएंगे 20,000 के, या बराबर कमाएंगे 20,000 के। समझ गए? जरूरी नहीं है कि सिर्फ ज्यादा और कम ही कमाएंगे, 20,000 के बराबर भी तो कमा सकते हैं। तो टोटल होते हैं 100%। ठीक है, 48% ज्यादा कमा रहे हैं, 40% कम कमा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 88%। तो 100 में से 88 गए, इसका मतलब बाकी के 12% बराबर कमा रहे हैं। और यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई 252 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अर्न एग्जैक्टली 20,000, कि 252 एग्जैक्टली 20,000 कमाते हैं। इसका मतलब 12% की वैल्यू क्या है? 12% की वैल्यू है 252। अब यहां पर भाग के 100% की वैल्यू मत निकाल देना, हमेशा ये देखा करो पूछा क्या है। यहां पर उसने पूछा हाउ मेनी मैन आर देयर इन द कंपनी, कि भाई कितने आदमी हैं कंपनी में। तो देख लेते हैं भाई,
तो देखो 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर वीमेन, 60% वीमेन है तो मैन कितने होंगे 40%, वीमेन 60% है तो मैन 40%, तो मतलब हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। तो 12% की वैल्यू गिवन है, आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो 12 से भाग करके, फिर 40 से गुणा कर सकते हो। लेकिन ऐसे केस में मैं क्या करना पसंद करता हूं, मुझे यहां पर 40 दिख रहा है, मैं 4% की वैल्यू निकालना पसंद करता हूं। क्यों? देखो 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा 4 आएगा, यहां पर भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8 24, 1 3 चौके 12, और 4 से 40% निकालना बड़ा ही इजी है, सीधी एक जीरो ही पुट करनी है बस 840। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। तो एक तो ये है एलिगेशन वाला वे, इससे हम कर सकते हैं, और एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देख लो भाई। तो दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, मैंने मान ही लिया कि टोटल 100 बंदे हैं, ठीक है, कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं 100, तो उसमें से 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर वीमेन, तो वीमेन कितनी हो गई? वीमेन हो गई 60, तो मैन कितने हो गए? मैन हो गए भाई 40। 40% ऑफ द वीमेन, तो 40%, तो 60 का 40% कितना हो गया? 24। और ये वे हैं जो ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा कमाने वाले बंदे, 20,000 से ज्यादा कमाने वाले। एंड 60% ऑफ मैन, और जितने भी आदमी हैं उसका 60%, तो 40 का 60% निकालो भाई, 10% 4 होता है 40 का, 60% कितना होगा? 24। तो ये ज्यादा कमाने वाले, और 24 आदमी, कंपनी में टोटल 100 आदमी हैं और उनको मैं तोड़ रहा हूं कि कितने वीमेन है, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं। जितनी भी औरतें हैं उन औरतों में से 24 औरतें ज्यादा कमा रही हैं 20,000 से, 24 बंदे ज्यादा कमा रहे हैं 20,000 से, तो ज्यादा कमाने वाले मुझे मिल गए। 24 तो औरतें हैं और 24 आदमी हैं, तो ज्यादा कमाने वाले मुझे मिल गए कि भाई टोटल 48 बंदे हैं 100 में से जो ज्यादा कमाते हैं। अगर टोटल बंदे 100 हैं तो ये कंडीशन है, टोटल 100 है कि नहीं हमें नहीं पता, हम तो परसेंटेज में डील कर रहे हैं। अब यहां पर एग्जामिनर ने बोला कि 40% एम्प्लॉय जो हैं वो कम कमाते हैं, तो भाई कम कमाने वाले भी मिल गए कि भाई 40 बंदे, अब मैंने 40 क्यों ले लिया, 100 का 40%, 40 ही होगा कि 40 बंदे कम कमाते हैं। तो भाई अब बराबर कमाने वाले तो आ गए ना, टोटल मैंने 100 मान रखे हैं, 100 में से इन दोनों को घटाओगे, 88 को घटाओगे तो आ गए 12, कि अगर टोटल एम्प्लॉय 100 हैं तो 12 एम्प्लॉय बराबर कमाते हैं, और 12 की वैल्यू क्या है? 252। एक्चुअल में तो 12 का बराबर नहीं कमाते, एक्चुअल में 252 बराबर कमाते हैं, तो 12 की जगह 252 आएगा। और यहां पर ये बंदे पूछ रहे हैं हाउ मेनी मेन आर देयर, तो 60% वीमेन है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। मैन कितने हैं? मैन 40 हैं, तो भाई 40 की वैल्यू निकालनी है, उसी तरीके से निकाल दोगे। 4 की वैल्यू मैंने निकाली, 3 से भाग किया, 3 8 24, 3 चौके 12, और 40 की वैल्यू 10 से गुणा किया दोनों को, 10 टाइम्स 840, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। इन 2018 40% ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एसएससी ऑल्सो अपीयर्ड फॉर बैंक पीओ, कि 40% कैंडिडेट जो एसएससी के लिए अपीयर हुए थे वो बैंक पीओ के लिए भी अपीयर हुए। तो यहां पर मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं भाई, बिकॉज ये आसानी से कराया जाएगा ना उस हिसाब से। देखो कि मान लो यहां पर मैंने एसएससी वाले कैंडिडेट लिख लिए सारे, और यहां पर मैंने बैंक वाले कैंडिडेट लिख लिए। 40% ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर एसएससी, तो मैंने मान लिया कि भाई एसएससी के लिए 100 बंदे अपीयर हुए थे, ये जो एसएससी वाला सर्कल है इसके अंदर 100 बंदे आएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि एसएससी के लिए जितने भी अपीयर हुए थे उसके 40% बैंक के लिए भी अपीयर हुए थे। तो एसएससी के लिए अपीयर हुए 100, तो 100 का 40%, 40, वो बैंक के लिए भी अपीयर हुए थे। मतलब कि 40 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी का एग्जाम भी दिया, उन्होंने बैंक का एग्जाम भी दिया। अगर एसएससी में बंदे 100 हैं तो ठीक है, ऐसे कंडीशन मान के चल रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बैंक पीओ एस्पिरेंट्स इज 40% लेस देन एसएससी एस्पिरेंट। बैंक पीओ एस्पिरेंट 40% कम है एसएससी से, तो एसएससी के एस्पिरेंट तो मैंने 100 मान रखे हैं यहां पर, तो भाई बैंक वाले 40% कम मानने पड़ेंगे, 40% कम मानने की 60 मानने पड़ेंगे बैंक वाले। तो अगर बैंक वाले 60 हैं तो देखो
बैंक वाले एस्पिरेंट इस बैंक वाले सर्कल के अंदर आएंगे ना, बैंक वाले चक्कर के अंदर, तो 40 यहां आ गए, टोटल है 60, तो बाकी के 20 यहां आते होंगे। बाकी के 20 यहां पर आने का क्या मतलब है कि उन्होंने एसएससी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ बैंक का एग्जाम दिया, क्योंकि वो उस एरिया में खड़े हैं जहां पर सिर्फ बैंक को जो एरिया रिप्रेजेंट करता है। और इस पूरे सर्कल के अंदर क्या है, इस पूरे सर्कल के अंदर है 100 कैंडिडेट, जिनमें से 40 यहां पर आ गए, तो बाकी का 60 यहां पर आएगा। क्लियर है? तो हमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है कि कहां पर कितने बंदे हैं। अब देख लेते हैं उसने क्या बताया है और क्या पूछा है। इफ 34500 बैंक पीओ एस्पिरेंट, अगर इतने बैंक पीओ एस्पिरेंट डिड नॉट अपीयर फॉर एसएससी, वो ये बोल रहा है अगर इतने बैंक पीओ एस्पिरेंट जो हैं उन्होंने एसएससी नहीं दिया, तो सबसे पहले मुझे यहां पर देख के बताओ कि कितने बैंक पीओ एस्पिरेंट ने एसएससी नहीं दिया। ये 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक का भी दिया, एसएससी का भी दिया, तो ये तो उनमें से है नहीं। ये 20 ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ बैंक वाले चक्कर में आए हैं, बैंक के सर्कल में आए, एसएससी वाले में नहीं आए। तो ये 20 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ बैंक पीओ दिया। इतने बैंक पीओ एस्पिरेंट डिड नॉट अपीयर फॉर एसएससी। ये 20 ऐसे एस्पिरेंट हैं बैंक पीओ के जो एसएससी के लिए अपीयर नहीं हुए। लेकिन 20 नहीं है, एक्चुअल में तो ये 34500 है। 20 की जगह पर ये वैल्यू है। अब देखते हैं पूछा क्या है। हाउ मेनी एसएससी एस्पिरेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर बैंक पीओ। कितने एसएससी के ऐसे एस्पिरेंट है जो बैंक पीओ के लिए अपीयर ही नहीं हुए। तो भाई एसएससी में 100 लोग हैं, 60 ने सिर्फ एसएससी दिया और 40 ने बैंक भी दिया, एसएससी भी दिया। मतलब ये 60 लोग ऐसे हैं जो बैंक के लिए अपीयर नहीं हुए, इन्होंने बैंक का नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ एसएससी का दिया। तो ये यही तो पूछ रहा है कितने एसएससी के एस्पिरेंट हैं जो बैंक के लिए अपीयर नहीं हुए, मतलब कि 60। तो 20 की अगर ये वैल्यू है तो 60 की वैल्यू क्या होगी, तो सीधे सीधे देखते ही बनती है। 60 जो है वो 20 का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना, 3 का 3 गुना क्या होता है, 300 का 3 गुना 900। इन जीरोस को तो मैं मान ही नहीं रहा ना, बाद में चिपका देंगे 2 जीरो। तो 300 का 3 गुना 900, 45 का 3 गुना 135, तो 900 और 100 1035, उसके आगे 2 जीरो, तो उत्तर आ गया भाई ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 30% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर मैरिड। इसी कंपनी के 30% एम्प्लॉय मैरिड हैं। ओके। इफ 20% ऑफ द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो गेट मैरिड, देन द परसेंटेज ऑफ द मैरिड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी बिकेम 40। इफ 20 इंस्टीड, अगर, बल्कि अगर, इफ 20% ऑफ द मैरिड मैन हैड नॉट बीन मैरिड, the percentage of the married employee of the company becomes 25. What percent of the employees of the company are women? Definitely अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को एक गो में पढ़ोगे तो समझ में तो आ जाएगा कि कुछ कंडीशन बता रहा है, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं होएगा। ठीक है, इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आपके मन में भी कॉन्फिडेंस बना रहे। ऐसे भाई कॉम्प्लेक्स तो है स्टेटमेंट। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये नहीं है कि निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा, इजीली निकलेगा, लेकिन साथ साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी, हम डायरेक्टली आंसर भी बता देते हैं। कभी कभी कैसे आते हैं कि भाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कि 30% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मैरिड। तो भाई मान लिया कि कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय थे, उसमें से 30% मैरिड हैं। ये मैरिड एमडी लगा दिया मैंने। ठीक है, और अनमैरिड क्या कौन से हैं, अनमैरिड हैं 70। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बोला है इसने, अब आगे देखो लिखते चलेंगे सब कुछ। इफ, अब और मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, इफ 20% ऑफ द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज, फीमेल अनमैरिड, तो ये जो अनमैरिड हैं इसको भी मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। यहां पर फीमेल, क्योंकि जिनकी शादी नहीं हुई वो या तो फीमेल या मेल है, उनको भी हम ब्रेक कर सकते हैं ना, तो मैं ब्रेक कर रहा हूं। तो उसने ये बोला है कि जितने भी फीमेल अनमैरिड लोग हैं, मतलब यहां पर जितने भी लोग हैं उसका 20% मतलब 5वां हिस्सा, 1/5। तो जितनी भी फीमेल्स जो अनमैरिड हैं यहां पर, जितने भी यहां पर लोग हैं, मुझे पता नहीं कितने, उसका 5वां हिस्सा। इफ 20% ऑफ द फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी ऑल्सो गेट मैरिड, अगर वो शादी कर ले, मतलब यहां पर जितने भी लोग हैं उसका 5वां हिस्सा शादी कर ले, तो
अब मैं इस 30 को भी तोड़ रहा हूं, ठीक है, या फिर नहीं तोड़ता, एक बार अभी रहने दो। अगर उसका 5वां हिस्सा शादी कर ले, देन द परसेंटेज ऑफ मैरिड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बिकम्स 40। ध्यान से सुनिएगा फिर से कि यहां से इसका 5वां हिस्सा अगर शादी कर लेगा तो वो यहां पर काउंट होएगा ना मैरिड में, तो यहां से इसका 5वां हिस्सा टूट कर अगर वहां पर चला जाए तो ये जो चीज है ये 40 हो जाएगी। समझ में आ गई बात कुछ? इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि मैरिड बंदे पहले 30% हैं, पहले 30 हैं, ये बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ हो तो 40 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि भाई 10 का फायदा हो रहा है, लेकिन किस कारण हो रहा है 10 का फायदा? अगर इसका 5वां हिस्सा, अगर इसका 20%, अगर इसका 5वां हिस्सा वहां पर चला जाए तो ये बोल रहे हैं ये 30 से 40 हो जाए। तो सीधी बात ये क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर जितने भी बंदे हैं उसका 5वां हिस्सा 10 है, यहां से इसका 1/5 5वां हिस्सा चला जाएगा तो वो 40 हो जाएंगे, मतलब 10 का फायदा हो जाएगा। इन्हीं के कारण होगा ना ये जाएंगे फायदा, तो मतलब इसका 5वां हिस्सा 10 है। तो यहां पर ये जितने भी बंदे हैं मुझे पता नहीं, 5वां हिस्सा 10 है तो कंप्लीट पूरा हिस्सा कितना होगा? 50 होगा। तो यहां पर भाई जो फीमेल्स है ना वो 50 फीमेल है यहां पर। इस स्टेटमेंट के थ्रू एग्जामिनर ये कहना चाह रहा था। और यहां पर अगर आपको पता लग जाता है कि 70 में से 50 फीमेल हैं तो आपको क्या पता लग जाता है? आपको ये पता लग जाता है कि बाकी के 20 मेल हैं। ठीक है, 50 फीमेल है, बाकी के 20 मेल है। अब आगे देखते हैं भाई क्या वो बोल रहा है। ठीक है, ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट फिर से बोलेगा वो। इफ 20% ऑफ द मैरिड मैन, अब मैरिड मैन, अब ये मैरिड में घुस गया अभी बंदा, तो अब इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूं, है ना, तो इसको भी एक बार ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल, कि यहां पर जितने भी बंदे हैं मैरिड मेल की बात हो रही है, मैरिड मैन की, कि इसका 20% मतलब कि इसका 5वां हिस्सा, अगर इसका 5वां हिस्सा हैड नॉट मैरिड, अगर इसके 5वें हिस्से ने, यहां पर पता नहीं कितने बंदे हैं, उसका 5वां हिस्सा शादी ना करता, अगर शादी ना करता तो यहां से कहीं और चला जाता, वो अनमैरिड में काउंट होता। तो उस वक्त क्या होता? द परसेंटेज ऑफ मैरिड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, मैरिड एम्प्लॉय की जो परसेंटेज है वो 25 हो जाती, वो 30 से कितनी हो जाती? 25 हो जाती। तो 30 से 25 कब होगी? जब 5 बंदे भाई घट जाएंगे, जब 5 बंदे घट जाएंगे तभी होगी ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर यहां से 20% लोग चले जाते तो भाई 5 बंदे घट जाते। ठीक है, 20% मतलब कि 1/5। तो यहां पर जितने भी लोग हैं उसका 5वां हिस्सा 5 के बराबर है। अगर उसका 5वां हिस्सा यहां से चला जाएगा तो यहां पर 5 का नुकसान हो रहा है, तो उसका 5वां हिस्सा 5 के बराबर है। तो यहां पर जितने भी लोग हैं उसका कंप्लीट वैल्यू क्या है? उसकी पूरी वैल्यू, पूरा मान 25 के बराबर है। ठीक है, 5 × 1/5 कर रहा हूं मैं, इसे 1/5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर आपको यह भी पता लग गया भाई मेल कितने हैं, मेल हैं 25। ठीक है, तो 30 टोटल हैं, 30 में से 25 यहां पे आ गए, फीमेल है 5। तो देखो इंफॉर्मेशन बताने का कितना मजेदार तरीका है यहां पर। अब देखो एग्जामिनर जो भी पूछेगा बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब उसने क्या पूछा? व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर वीमेन, कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें से वीमेन कितनी है। तो भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, देखो यहां पर फीमेल कितने हैं? 5, और यहां पर फीमेल कितने हैं? 50। तो टोटल कितने परसेंट हो गए? 5 + 50, ये दोनों मिला के 55। तो 55% महिलाएं हैं। ए मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। ओके, तो मान लो मैन की जो जितनी भी वेल्थ है वो है भाई W, उसमें से 30% उसने डोनेट कर दी। तो मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूंगा कि उसके हाथ में कितनी बची। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि उसकी जेब में कितने रुपए हैं अभी। ठीक है, तो भाई उसने 30% डोनेट कर दी, तो भाई उसकी जेब में होंगे 70%। तो स्टार्टिंग में उसकी वेल्थ थी W, तो भाई 7/10 रह गए होंगे 70%। अब उसने क्या किया? उसने 30% और 25%, ये जितने भी बचे थे ना, ये जितने भी रुपए थे उसकी जेब में, ऑफ द रिमेनिंग बोल रहे हैं ना, ये जितने भी बचे थे उसका 30% और 25% अपनी वाइफ और बेटों को दे दिया रिस्पेक्टिवली। तो 30 और 25 कितना हो गया भाई?
और इसको यहां पर ऐसे कंफ्यूज मत कर लेना कि पहले 30% दिया 7/10, उसके बाद 25 दिया 3/4, ना ऐसे कंफ्यूज मत करना। उसने क्या बोला है, जितने भी बचे हुए थे इस रिमेनिंग का ही इकट्ठा ही दे दिया उसने, 2 स्टेप में नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब कि उसने 55% रुपए दे दिए जितने भी उसकी जेब में थे उसमें से। तो बचे कितने, तो बचे 45%। तो ये जितने भी रुपए उसकी जेब में थे उसके 45% उसके पास बच गए, ये बेटे और वाइफ को देने के बाद। मैं सिर्फ उन पर फोकस कर रहा हूं कि भाई जेब में कितने बचे। अब उसकी जेब में इतने रुपए पड़े हैं, द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स, और ये जितने भी उसकी जेब में पड़े हैं उसको उसने 3 बराबर हिस्सों में बांटा, और एक बेटी को 42 लाख मिले, 3 बेटियों को दिए, ठीक है, और एक बेटी को 42 लाख मिले। अब उसकी जेब में इतने रुपए हैं ना, इसको अगर मैं 1/3 करूं इतना मिलेगा ना एक बेटी को, अगर इसका अगर मैं तीसरा हिस्सा कर दूं तो उस एक बेटी को इतना मिलेगा, और ये बराबर है 42 लाख के, 42 लाख के। बस ये एग्जामिनर बताना चाह रहा है, और इसको हमने कैंसिल आउट करना है, तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई। अभी देखो, ये होगा भाई 9, ये होगा 20, तो 7 से 6 पर, 3 से 3 पर, 3 से 2 पर, तो ये 20 और 10, ये कितना हो गया 200, और यहां पर है 200 इंटू 2, 400 लाख की उसकी वेल्थ है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिंपल है। अदरवाइज देखो, करने का तरीका यही रहेगा, मतलब कि कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा बदला जा सकता है अगर हम, बिकॉज देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट को तो पढ़ेंगे ही, और पढ़नी भी चाहिए है। ऐसा कोई ज्योतिषी तो नहीं होगा ना कि भाई पढ़ने से पहले ही कर देंगे, तो पढ़ेंगे, और एक बार जब स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया तो हमें समझ में आ जाएगी कि रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है, उसमें से खर्चा 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 ऐसे किया। तो सीधा मैं ये देख लेता हूं कि भाई एंड में उसके पास 42 लाख रुपए हैं। अब देखो मैं यहां से कैसे पहुंचता हूं W तक। एंड में उसके पास 42 लाख रुपए हैं, लेकिन ये 42 लाख रुपए जो थे ये एक बेटी के हिस्से के हैं, तो 3 बेटियों के पास कितने रुपए हो गए, तो 3 बेटियों के पास होंगे 42 इंटू 3। बस मैं उसी चीज को उल्टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क ही नहीं है इन मेथड्स में, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हमने अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी है, बस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है। तो 3 बेटियों के पास इतने हो गए, लेकिन जो तीनों बेटियों को उसने क्या किया था, देखो उसने 55% रुपए खर्च करके, 55% खर्च करके सिर्फ 45% दिए थे बेटियों को। तो ये जो भी बेटियों को दिए हैं इनकी वैल्यू 45% है। पता नहीं किस वैल्यू का 45% था, पर किसी वैल्यू का 45% था। तो अगर ये 45% है तो भाई वो जो भी वैल्यू थी वो 100% ये होगी, ठीक है। लेकिन ये जो भी उसके पास वैल्यू आई थी ये 30% डोनेट करने के बाद आई थी, तो 30% डोनेट करने के बाद आई थी, मतलब कि ये 70% थी। तो अगर ये 70% है तो कंप्लीट वैल्यू ये होगी, ठीक है। और बस अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, W की वैल्यू आ जाएगी। वो बस हमने क्या किया, ये थोड़े थोड़े स्पेंड कर रहा था ऐसे थोड़े थोड़े, बस वो उल्टा ट्रैक कर लिया हमने, ठीक है। ए मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई ₹2 लाख, एक आदमी की भाई एनुअल इनकम 2 लाख बढ़ गई, बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे, लेकिन जो टैक्स पे करना था वो 12% से 10% हो गया। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, लेकिन फर्क क्या है, परसेंटेज तो बदल गई टैक्स की, पहले 12% टैक्स पे करता था, अब 10% टैक्स पे करता है, लेकिन अमाउंट, अमाउंट का क्या मतलब है, उतने ही रुपए पे करता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अगर मैं आपको ये बोलता हूं 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, तो आपको ए रेशियो बी पता चल जाता है, बोला है ना मैंने 4:3 पहले, तो बस एग्जैक्टली वही तो बात है। देखो कैसे, देखो पहले उसकी ओल्ड इनकम थी, अब उसकी न्यू इनकम है, तो ओल्ड इनकम पर वो कितना टैक्स देता था, ओल्ड इनकम पर वो 12% टैक्स देता था, इसका मतलब 12% ऑफ ओल्ड इनकम, और नई इनकम पर वो 10% टैक्स देता है, 10% ऑफ नई इनकम, ये दोनों बराबर हैं, टैक्स उतना ही है ना। तो आपको ओल्ड इनकम और नई इनकम का रेशियो पता चल गया भाई, 10/12, इस 12 को उधर भेज देंगे, मतलब कि 5:6। और अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, अब एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई उस ए मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय ₹2 लाख, कि उसकी एनुअल इनकम 2 लाख बढ़ी थी, ओल्ड इनकम 5 है, नई इनकम 6 है, तो हमें तो दिख रहा है कि भाई 1 बढ़ी, एग्जामिनर बोल रहा है 2 बढ़ी,
मतलब कि पूरी सिचुएशन को 2 गुना कर देते हैं। तो भाई 5 की जगह क्या आ जाएगा 10, पुरानी इनकम 10 थी और नई इनकम 12। तो अब पूछी क्या है, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, नई इनकम, तो वो 12 लाख है। एक तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया, जब भाई किसी एक वैल्यू का कुछ परसेंट और दूसरी वैल्यू का कुछ परसेंट बराबर हो तो हमें उनका रेशियो पता लग जाता है। ये सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। एक तो इस तरीके से हो गया। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हैं, वो भी इजी है कि मैंने उसकी ओल्ड इनकम को मान लिया, ये ओल्ड और न्यू जो है ये मैं यहीं पर लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती कि ओल्ड इनकम अगर उसकी आई है तो नई इनकम क्या होगी आई प्लस 2 लाख, इस 2 को 2 लाख मान लेना। और ओल्ड इनकम पर कितना टैक्स दे रहा था, ओल्ड इनकम पर वो टैक्स दे रहा था 12% ऑफ आई, और नई इनकम पर 10% ऑफ आई प्लस 2, और ये जो टैक्स है ये बराबर है, ठीक है। और इसको आप मन ही मन में ऐसे मानोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको आप मन ही मन में ऐसे मानोगे, इसको 10% ऑफ आई प्लस 10% ऑफ 2 लाख, ठीक है, आई प्लस 2 है। तो उस केस में क्या होगा, ये 10% ऑफ आई जो है ये इसको मैं भेज रहा हूं उधर, 10% ऑफ आई को मैं भेज रहा हूं उधर। तो 12% ऑफ आई में से 10% ऑफ आई के 12% में से आई का 10% गया, तो आई का 2% रह गया, 2% ऑफ आई। और यहां पर क्या बच गया 10% ऑफ 2 लाख। 2 लाख में कितने हजार होते हैं भाई, 200 हजार होते हैं। 1 लाख के अंदर 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, ठीक है, 100,000, तो 200,000 हो गए, तो 10% मतलब कि 20,000, ठीक है। ऐसे भी देखना सीख लेना इन नंबर्स को, ठीक है। 1 लाख में कितने हजार होते हैं, 100,000 होते हैं, 200,000 से 2 लाख बन जाते हैं। तो भाई 2% की वैल्यू 20,000, 2% ऑफ आई, 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू 10,000, और हमें बताना क्या है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लाख। 10,000 के आगे 2 जीरो बनाओगे तो 10 लाख, मतलब कि ये जो आई की वैल्यू है ना, ये जो आई की वैल्यू है ये 10 लाख है, पुरानी इनकम 10 लाख है, तो नई इनकम 2 लाख बढ़ी थी, तो नई इनकम कितनी है 12 लाख है, वो पूछे एग्जामिनर, ऑप्शन सी। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लगाओ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, वैसा ही है इफेक्टिव, ठीक है। अब देखो, ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 1.2 lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 12% to 10%। वही पहले कुछ उसकी इनकम थी, ओल्ड इनकम थी, अब उसकी नई इनकम है। पहले वो 12% टैक्स देता था ओल्ड इनकम का, 12% ऑफ ओल्ड, अब वो देता है 10% ऑफ न्यू, नई इनकम का 10% टैक्स देता है। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट, लेकिन अमाउंट पहले जितना ही पे करता है टैक्स के अंदर, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। और अगर हमें ये पता हो कि किसी वैल्यू का कुछ परसेंट और किसी वैल्यू का कुछ परसेंट बराबर है, तो हम उन वैल्यूज का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ओ बाई एन की वैल्यू हो जाएगी 10/12, 5/6। यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का, लेकिन ये एग्जामिनर बोल रहा है 1.2 का डिफरेंस आएगा, 1.2 लाख का। तो मैं पूरी सिचुएशन को 1.2 से गुणा करूंगा, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा 12 5 60, 6 लाख, और इस 6 की जगह क्या आ जाएगा 12 6 72, 7.2 लाख। और यहां पर एग्जामिनर ने पूछी है इंक्रीज्ड इनकम, तो दैट इज 7.2 लाख, ऑप्शन बी। एक तो ये तरीका हो गया, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कन्वेंशनल वे भी आपको बता दूं कि अगर ओल्ड इनकम आई है तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी आई प्लस 1.2, आई प्लस 1.2 लाख, ठीक है। और ओल्ड इनकम पर वो कितना टैक्स दे रहा था, ओल्ड इनकम पर वो टैक्स दे रहा था 12%, और नई इनकम पर वो टैक्स दे रहा है 10%, और ये दोनों बराबर है। तो ये जो 10% इस ब्रैकेट के साथ लगा है, ये आई के साथ भी लगा है और ये इसके साथ भी लगा है। इसका मतलब क्या है, मन मन में देखना है 10% ऑफ आई प्लस 10% ऑफ 1.2 लाख। तो इस 1.2 लाख को मैं कैसे देखता हूं, मैं देखता हूं कि भाई 120,000, देखो 1 लाख को मैं 100,000 देखता हूं, 100 के 100,000, तो 1.2 लाख को आप देखते होगे कि भाई कितने हजार मिलकर 1 लाख बनता है, 100,000 मिलकर 1 लाख बनता है, 120,000 से 1.2 लाख,
तो 120 अगर कोई चीज है तो उसका 10% कितना होगा? 12। तो इसको मैं तो देखता हूं 12,000, ऐसे 12,000 मन में, और इसका 10% ऐसे मन मन में मैंने देख लिया 12,000 है, और इस 10% ऑफ आई को मैंने मन मन में उधर भेज दिया। तो अगली लाइन सीधी लिखने वाली क्या होती है एक्चुअल में एग्जाम में? इसको वहां पर भेज दिया कि 2% ऑफ आई इज इक्वल टू 12,000, ये लिखने वाली होती है। और फिर मन मन में यही देखना होता है कि 1% इज इक्वल टू 6,000, कि 1% 6,000 है, तो 100% 6 लाख होगा। 1% आधा कर रहा हूं मैं, 6,000 है, तो 100% दोनों तरफ 100 से गुणा करोगे तो 6 लाख हो जाएगा। 600,000 हो गए ना, 6 लाख। तो पुरानी इनकम क्या है? 6 लाख, और नई इनकम 1.2 लाख बढ़ी, मतलब 7.2 लाख। ठीक है, चक दो भाई। ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय ₹5 लाख। एक आदमी की एनुअल इनकम 5 लाख बढ़ गई, बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%। टैक्स 12% से घट के 10% हो गया। ही नाउ पेज ₹10,000 मोर। अब वो 10,000 रुपए ज्यादा पे करता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली इसकी स्टेटमेंट को मानेंगे एग्जामिनर को और आप सॉल्व कर लोगे। देखो यहां पर उसकी ओल्ड इनकम है, यहां पर उसकी न्यू इनकम है, ये चीजें हमने दिमाग में ही रखनी है, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड इनकम मतलब कि ये लिखना नहीं है एग्जामिनर में, एग्जाम में इतना सजा के। ठीक है, तो ओल्ड इनकम आई है, तो नई इनकम कितनी है? आई प्लस 5 लाख। मन मन में इसको 5 लाख मैंने मान के चला है। तो पहले वो टैक्स दे रहा था 12% आई का, अब वो टैक्स दे रहा है आई प्लस 5 का 10%। लेकिन अब जो वो टैक्स दे रहा है, ही नाउ पेज ₹10,000 मोर। अब वो 10,000 ज्यादा रुपए दे रहा है टैक्स। पहले वो टैक्स कम दे रहा था पुरानी इनकम पर, तो मतलब पहले कितना टैक्स दे रहा था? देखो यहां पर ये उसका ओल्ड टैक्स है, पहले उसकी इनकम का 12%, पहले इतना टैक्स दे रहा था, इतना। अब नई इनकम का 10%, अब इतना टैक्स दे रहा है, पहले इतना टैक्स दे रहा था, तो अब ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो पुराने वाले टैक्स में अगर मैं 10,000 जोड़ूं तो फिर इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, नए वाला टैक्स 10,000 ज्यादा है पुराने वाले टैक्स से। क्लियर है? तो भाई पुराने वाले टैक्स के अंदर मैं 10,000 जोड़ रहा हूं, तो इसके अंदर मैंने ये 10 की वैल्यू है 10,000, तो बराबर है ये। अब देखो यहां पर कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना वजह इनको इधर उधर ले जाते रहते हैं लिख लिख के। हमने दिमाग में छोटे छोटे काम दिमाग में करने होते हैं, हमें शांति रखनी होती है। ठीक है, हड़बड़ाहट से काम बात नहीं बनती, लेकिन ये छोटे छोटे काम हम लिखेंगे तो टाइम लग जाता है बिना वजह। तो लिखना कहां पर कम करना है कहां पर नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर ये 10% आई, ये दिमाग में आपको दिखना चाहिए, और ये है 5 लाख। तो 5 लाख का मतलब है 500,000। 5 लाख मीन्स 500,000, 500K। तो उसका 10% क्या होगा? उसका 10% होगा 50,000। तो ये मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है यहां पर, ये 50,000 है, और यहां पर 10% ऑफ आई है। तो इस 10% ऑफ आई को मैंने उधर भेजा, तो 12 में से 10 गए, 2% ऑफ आई। और ये जरूरी नहीं है कि अब फिर ये मत सोचना कि सर आपने टैक्स वाले क्वेश्चन करवा दिए, इनकम टैक्स वाले हैं और वो वाले नहीं करवाए। नहीं, ये इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन नहीं है जो मैं अभी आपको ये करवा रहा हूं। कन्वेंशनली कुछ भी हो सकता है, स्कूल के अंदर स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, और मैं ये बोल सकता हूं कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर हम पहले इतने % बच्चे लेते थे, स्कूल की कुछ स्ट्रेंथ थी जो उसकी पुरानी इनकम है, उसकी जगह मैंने स्कूल की स्ट्रेंथ बोल दी। फिर मैंने बोला कि भाई स्कूल की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई, यहां पर उसकी इनकम बढ़ गई। मैंने बोला स्पोर्ट्स में पहले इतने % बच्चे लेते थे, इस साल स्पोर्ट्स में इतने % बच्चे लिए, और जो नए बच्चे लिए हैं पुराने बच्चों से 10,000 ज्यादा है। समझ गए ना? फिर आप बोलोगे कि सर स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन कराना बच्चों वाले। तो थिंग इज कि हमें कंसेप्ट आना चाहिए। तो चीजें नई आ नहीं रही हैं, पुरानी चीजों को मोल्ड करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि भाई एक फाइनाइट सिलेबस है, मजबूरी है एग्जामिनर की भी। हाँ, थोड़ा मोटा क्या हो सकता है कि भाई थोड़ा मोटा जो हमारे सिलेबस में पहले नहीं पूछा जाता था, वो कभी कभी पूछा जाने लगा है, तो वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, अगर वो बेसिक को अच्छे से करेंगे तो उनको भी हम हैंडल कर सकते हैं, बेटर हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर एलिजिबिलिटी तो है नहीं। एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है? ये तो है नहीं कि एसएससी में जो 60% लेगा वो पास हो जाएगा। नहीं, जो लोग आगे भागेंगे, हम तो टॉप 10,000 को लेंगे, वो ऐसे बोल रहे हैं। अगर आप अच्छे से यहां पर समझोगे तो नई चीज सबके लिए नई है,
तो डेफिनेटली आप टॉप 10,000 में आ जाओगे। हैं, हमें तो टॉप में रहना है। पेपर डिफिकल्ट आए इजी आए हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आपके 200 में से मैं 195 नंबर दिला दूं लेकिन आपका सिलेक्शन ना हो, और एक दूसरा केस है आपके 200 में से 60 नंबर आए लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको कौन सी चीज आप प्रेफर करोगे, कौन सी चीज पसंद आएगी, ये वाली पसंद आएगी। तो हमें तो सिलेक्शन की तरफ भागना है, मीन्स वी हैव टू बी द बेस्ट। अब बी द बेस्ट का मतलब ये नहीं है औरों से कंपटीशन करेंगे। अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, तो ऑब्वियसली आप सबको पीछे छोड़ के चले जाओगे। उन चीजों पर ध्यान ही मत दो, फालतू की चीजों पर इतनी एनर्जी लगाओ ही नहीं। तो सिर्फ काम की चीजों पर एनर्जी लगाओगे तो क्या होगा, डेफिनेटली हम आगे बढ़ने वाले हैं बाकियों से। ठीक है, तो इस 10% को मैं इधर लेके आ गया, 12% ऑफ आई माइनस 10% ऑफ आई, इस 10,000 को मैंने उधर भेज दिया, तो 50,000 माइनस 10,000 40,000। ठीक है, तो 2% 40 है, तो 1% 20 है, 20,000। ठीक है, अब 100% के लिए 20 लाख, पुरानी इनकम 20 लाख। ठीक है, 1% ऑफ आई इज इक्वल टू 20,000, और 1,000 मतलब कुछ हजार है ना, हजार के आगे 2 जीरो लगाते ही वो लाख बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 100% ऑफ आई निकालूंगा तो वो हो जाएगा 20 लाख। तो पुरानी इनकम जो है, क्योंकि पुरानी इनकम आई है और नई इनकम क्या है, आई प्लस 5, तो पुरानी इनकम है 20 लाख और नई इनकम है 25 लाख। और यहां पर उसने क्या पूछी है, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है भाई। इन ए को एजुकेशनल स्कूल देयर आर 15 मोर गर्ल्स देन बॉयज। किसी को एजुकेशनल स्कूल में 15 ज्यादा लड़कियां हैं लड़कों से। If the number of girls is increased by 10% and the number of boys is also increased by 16%, there would be 9 more girls than boys. Okay, what is the number of students in the school? तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। मैं बिकॉज बार बार करता हूँ, टीच करता हूँ, तो मेरे को तो दिख रहा है कि भाई या तो ये कन्वेंशनल वे से करना पड़ेगा, या फिर बेस्ट वे क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, बेस्ट ऑप्शन इज टू यूज द ऑप्शंस। तो मैं ऑप्शन भी यूज कर सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और यहां पर तो सबसे पहले फिर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूंगा कि भी 15 लड़कियां ज्यादा हैं, तो जो भी मैं ऑप्शन यूज करूंगा, ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने इस हिसाब से तोड़ना है कि 15 लड़कियां ज्यादा मिले। तो 15 लड़कियां ज्यादा, जब मैंने इन सारी वैल्यूज को देखा ना, तो मैं इसको चेक करूंगा सबसे पहले। इसको क्यों चेक करूंगा, आपको मैंने एक तरीका बताया है स्प्लिट करने का। क्या तरीका बताया है, ध्यान से सुनो। अगर 100 को 2 हिस्सों में बांटना है कि एक हिस्से के पास 30 ज्यादा हो, 100 को 2 हिस्सों में बांटना है, या 100 रुपए को 2 बंदों में बांटना है, ए और बी में, ताकि एक बंदे के पास 30 रुपए ज्यादा हो, या फिर टू बी एग्जैक्ट, टू बी स्पेसिफिक, ए के पास 30 रुपए ज्यादा हो बी से, तो उस केस में क्या करते हैं कि 100 में से 30 रुपए निकाल लो, अपनी जेब में रखो, तो बच कितने जाएंगे, बच जाएंगे 70। 70 को बराबर बराबर बांट दो, बराबर बराबर हो गए। लेकिन हमने तो ए को 30 ज्यादा देने थे, अब वो 30 आप ए को दे दो। तो समझ गए तरीका क्या है, ये है। तो इसी हिसाब से हम, और ये जो सिचुएशन है कई बार आती है कि किसी एक बंदे को, मतलब एक नंबर को इस हिसाब से तोड़ना है कि एक नंबर दूसरे से कुछ बढ़ाओ, तो यहां पर एक नंबर को 15 बढ़ा रखना है ना, तो यहां पर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है कि 250 से 15 ज्यादा है। अदरवाइज अगर इस 250 में से आप 15 निकाल के अपनी जेब में भी रख लोगे ना, 250 टोटल स्टूडेंट है, तो बच कितना जाएगा, तो बच जाएगा 235। तो 235 को तो 2 बराबर टुकड़ों में आप रख ही नहीं सकते, बॉयज एंड गर्ल्स में बांट ही नहीं पाओगे। ऐसे तो नहीं होते ना, 2.5 लड़के 2.5 लड़कियां, ऐसे नहीं होते ना। ऐसे ही 300 में से अगर आप 15 रखोगे तो यहां पर बच क्या जाएगा, 285। 285 को 2 हिस्सों में बांट नहीं पाओगे। एक ही ऑप्शन यहां पर देख सकते हो आप। यहां पर अगर यहां पर इतना भी होता ना कि भाई यहां पर होता 255, ठीक है, तो भी मैं इसी को देखता, बिकॉज ये किसी बढ़िया वैल्यू से 15 ज्यादा है, 250 से 15 ज्यादा है। मेरे को ऐसे 15 ज्यादा, 65 को सीधा देख के पता लग रहा है किसी चीज से 15 ज्यादा है। ठीक है, तो ये 15 ज्यादा है, 15 को मैंने अलग रखा, तो यहां पर बचा क्या, 250। तो 250 को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, 125 और 125। एक हो गए बॉयज, एक हो गई गर्ल्स, लेकिन गर्ल्स 15 ज्यादा हैं, तो इस 15 को मैंने गर्ल्स को दे दिया, तो गर्ल्स कितनी आ गई, 140। तो देख लो 265 को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया,
गर्ल्स एंड बॉयज 15 ज्यादा। अब उसने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%, तो भाई गर्ल्स को 10% बढ़ा दूं, ठीक है। तो अगर गर्ल्स को 10% बढ़ा दें तो ये हो जाएंगी 154, 10% इसका 14 है, और बॉयज को बढ़ा दूं 16%, तो इसका 16%, तो ये कितना है भाई, इसका 1% निकाल रहा हूं मैं, 1% इज 1.25, और जैसे ही मैंने 1.25 को देखा मेरे दिमाग में आया 5/4, तो 1% की वैल्यू 5/4 और 16% की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 16, 4 चौके 16, 20, तो इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा 20, तो ये कितने हो जाएंगे 145। लेकिन अब एग्जामिनर ने बोला कि लड़कियां 9 ज्यादा हैं, तो देख लेते हैं भाई कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है, टिक, यही आंसर। तो ये तो हो गया यूजिंग ऑप्शंस। अदरवाइज कन्वेंशनल वे से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो कि भाई देखो, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने बॉयज को मान लिया x, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो गर्ल्स लड़कियां हो जाएंगी x + 15 है। अब इसको मैं मिटो देता हूं, बिकॉज एक्चुअल में फिर कई लोगों को यही आदत लग जाती है, एग्जाम में भी ऐसे ही करते हैं, ये दिमाग में हम सोच रहे होते हैं ये बॉयज हैं गर्ल्स हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 10%, तो गर्ल्स कितनी हो गई, अब गर्ल्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से, तो गर्ल्स हो गई 1.1x प्लस 10% बढ़ाया है, तो इस 15 का 10% कितना होता है भाई, 15 का 10% होता है 1.5, तो ये हो गया 16.5, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 16%, तो किसी को अगर 16% बढ़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो भाई, 1.16 से करते होगे ना, हाँ, तो 1.16x हो गए बॉयज। अब वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा करने के बाद भी, ये तो बॉयज हैं और ये हैं गर्ल्स, ऐसा करने के बाद भी जो गर्ल्स हैं वो 9 ज्यादा हैं, गर्ल्स आर 9 मोर, तो बॉयज के अंदर अगर मैं 9 जोड़ूं तब जाके बात बराबर होगी, तो ठीक है भाई, बॉयज के अंदर 9 जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो, अब इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, इस 9 को मैंने भेज दिया उधर और इस 1.1 को मैं ले आया इधर, तो इस 1.1 को जरा ऐसे देख लोगे 1.10x, और ये इधर जो है इस साइड ये है एक 1.16x, 116, ये है 110, तो इसमें से 116 में से 110 घटाओगे तो क्या बचेगा, अगर इसको उधर लेके जाओगे तो 0.06x इज इक्वल टू 9 को उधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा 7.5, इस और 0.06 का क्या मतलब है 6/100, 6/100, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे 100/6, ठीक है। और 7.5 को मैं देखता हूं 15/2, 15 का आधा है ना, 15/2, तो बस यहां पर x की वैल्यू आ गई और हमसे पूछा क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर में बता देंगे। देखो तो भाई ये हो गया, यहां पर से मैंने उठाया 4, 4 से इसको काट दिया 25 पर, 6 दूनी 12 है ना, 4 से इसको 25 पर काट दिया और बचा 12 में से 3, 3 से इसको काट दिया 5 पर, तो 25 5 125, तो भाई बॉयज हैं 125 और गर्ल्स कितनी थी, बॉयज से 15 ज्यादा 140, तो स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई 125 + 140 265, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब आपका कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट खत्म हो गया, अब इसके बाद आपने देखने हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स जो आपका जल्दी से रिवीजन करवाएंगे, उनमें मिलते हैं।